GFR वो क्या होता है, NFP इंटू क्या था जी, फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट, KP नहीं है, KF है ये फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट, ठीक है। जिसमें हमने ये देखा कि GFR डिपेंड करता है NFP पे और क्या किस पे डिपेंड कर रहा था, और फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट फिर फर्दर कुछ चीजें जिस पे डिपेंड कर रहा था, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी पर, जिसको हम लोग ने परमेबिलिटी का नाम दिया ना, टोटल सरफेस मेम्ब्रेन इस पे डिपेंड। अब हम लोग बात करेंगे NFP पे जो डिपेंड करता है, तो NFP किस पे डिपेंड करता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अभी हम लोग ने निकाला था, कितना आया था, 10 mm ऑफ Hg, ठीक है, कितना आया था, 10 mm ऑफ Hg, ये आपका यहाँ पर आया था, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा दो उसका, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आने के लिए हमने पढ़ा था कि जो पहला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो था, जो क्या कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का, वो कितना होता था, 50 mm ऑफ Hg, ये डिपेंड था। और क्या होता था, ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ क्या कहते हैं, जीरो कैसा था जी, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जीरो नहीं था, है ना, 30 के आसपास था, ये था, यानी इस पे भी डिपेंड करेगा। और एक क्या था, ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ कितना, वोमेंस स्पेस, जो लगभग 30 के आसपास था, 1 2 3, यानी NFP जो है वो इसी चीज पे डिपेंड करती है, कहने का मतलब है। अब यहाँ पे ये पूरा जो फिल्ट्रेशन, अब एक एक करके देखो, अगर सिंपल अगर बात करें, NFP इन 30 चीज पे डिपेंड कर रही है। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ GC, P फॉर हाइड्रोस्टिक, मैं लिख रखा हूँ बार बार, है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्या था, ये छोटा सा, पहले इसको निकाल देते हैं, ये क्या कहते हैं, ये ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उस पे अंदर जो ऑनकोटिक प्रेशर लग रहा था, उस प्रेशर की वजह से क्या बन रहा था, पुलिंग प्रेशर बन रहा था। अब तुम एक सोचो, वो ऑनकोटिक प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, ऑनकोटिक प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, ऑनकोटिक प्रेशर आ रहा है वो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। तो अब ये हम कह सकते हैं कि दिस ऑनकोटिक प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन द ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ GC डिपेंड ऑन प्लाज्मा प्रोटीन। और दूसरा करता फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे, मैं बताऊंगा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है। अब यादें, किसी व्यक्ति को, किसी लोग का प्लाज्मा प्रोटीन या तो लो हो सकता है या हाई हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो लो हो सकता है या तो हाई हो सकता है। किसी कारण से अगर प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ गया तो यहां पे प्रोटीन बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब यहां जो ऑनकोटिक प्रेशर था, अभी हमने पढ़ा कितना, 30 पढ़ा। मान लो ये प्लाज्मा प्रोटीन के खूब ज्यादा बढ़ जाने से एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां का 30 की जगह हो जाए 40। क्या हो जाएगा, 30 की जगह मान लो तो हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में एक चीज को याद रखो, जब 30 की जगह 40 हो जाएगा तो नेट पे इफेक्ट पड़ेगा, और नेट पे लगभग 0 पहुंच जाएगा। नेट का जो इफेक्ट है वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये 30 से बढ़ के 35 बढ़ जाए, जो भी जितना बढ़े कुछ ना कुछ क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ाएगा। अब जैसे ही प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर डिस्टर्ब हुआ, तो ऑनकोटिक प्रेशर पे डिपेंड कौन कर रहा था, ऑनकोटिक प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था आपका NFP, और NFP पे कौन डिपेंड कर रहा था, GFR। तो GFR गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी सारा गड़बड़ी ले दे के कहां पहुंचेगा, GFR पे। अब ये बात आती है कि ऐसा क्या कंडीशन होगा जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन हाई होगा या लो होगा। एक आता है मल्टीपल माइलोमा, नाम सुने हो, मल्टीपल माइलोमा। दिस इज अ मैलिग्नेंट कैंसर से, बड़ा खतरनाक है। मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। प्लाज्मा सेल का नाम सुनो, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी कौन बनाती है, प्लाज्मा सेल बनाती है। जब प्लाज्मा सेल एबनॉर्मली जरूरत से ज्यादा एंटीबॉडी बनाने लगेगा, यानी कि वो भी एंटीबॉडी क्या, प्रोटीन है ना, तो मल्टीपल माइलोमा एक ऐसा केस है जहां एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल। तो नॉर्मल तो जितना प्रोटीन रहना था वो तो था ही, और ऊपर से तुम और ज्यादा क्या कहते हैं, मल्टीपल माइलोमा के केस में क्या हो गया कि और भी ज्यादा एक्सेसिव प्रोटीन आ गया। मान लो ये अलग रेड कलर वाला जो है वो क्या आ गया, एक्सेसिव आ गया। अब एक्सेसिव आ गया तो पुलिंग प्रेशर ज्यादा लगा दिया, तो गड़बड़ हो गया सारा कहानी, ठीक है। लो कहाँ होगा, तो पहला कंडीशन होता PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, नाम सुनोगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन की कमी के वजह से जो कुपोषण, माल न्यूट्रिशन कुपोषण को बोलते हैं। तो प्रोटीन की कमी ये कब होता है, जब किसी बच्चों, स्पेशली बच्चों में ज्यादा होता है कि उसको प्रॉपर जो प्रोटीन चाहिए था डाइट में वो नहीं मिलेगा,
तो जब बॉडी को नहीं मिलेगा तो उसकी कमी हो गई। अब उसकी जब कमी हो गई तो पॉसिबल क्या है तुम्हारे पास, बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी। तो अल्टीमेटली प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ सर आप खा रहे हो, वही तो वही से जा रहा है ना। तो प्लाज्मा प्रोटीन कमेगा, पीएमई हुआ तो लो हो गया प्लाज्मा प्रोटीन, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो एनएफपी पे इफेक्ट आएगा, एनएफपी बढ़ जाएगा, और एनएफपी बढ़ गया तो एनएफपी डायरेक्टली पर जो जीएफआर बढ़ जाएगा। आगे दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, इसके अलावा क्या कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अलावा एक और कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी। इंटेरोपैथी होता क्या है कि ऐसे कभी बार हम लोग जैसे हम लोग पढ़ते कि जो खाते हैं, जैसा भी लास्ट डाइजेशन में पढ़ा है कि हमने देखा प्रोटीन अपने जगह पे क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। अब किसी तरह से मान लो डाइजेशन का प्रोसेस प्रोटीन का नहीं होगा तो दिस प्रोटीन आर लूजेस इंटेरोपैथी। जब इंटेस्टाइनल कुछ गड़बड़ी हो जाती है, आपके इंटेस्टाइन में कोई बीमारी हो गया, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन चल रहा, कुछ भी चल रहा है, तो वैसे कंडीशन में आपका जो प्रोटीन है वो लॉस करेगा कहाँ से, इंटेस्टाइन से ही स्टूल के साथ लॉस में चला जाएगा, नहीं आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अब बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी में जब एब्जॉर्ब होगा ही नहीं तो क्या होगा, प्रोटीन की कमी, प्लाज्मा प्रोटीन की कमी फिर आ जाएगा। एक कंडीशन और होता है लीवर सिरोसिस। प्रोटीन बनाता कौन है, लीवर। अमाइनो एसिड्स को लेकर के कौन बनाता है, लीवर बनाता है। तो यदि आपका लीवर ही खराब हो जाए, ऐसे कंडीशन में जब वो प्रोटीन बनाना छोड़ दे, नहीं बना पाए, कम कर दे, छोड़ दे मतलब कम कर दे, तो प्लाज्मा प्रोटीन की कमी होगी, और प्लाज्मा प्रोटीन की कमी होगी तो फिर ऑनकोटिक प्रेशर कमेगा, ऑनकोटिक प्रेशर कमेगा तो एनएफपी घटेगा, एनएफपी घटेगा तो जीएफआर घटेगा। एक तुम कॉन्सेप्ट समझ लो, वही सारा चीज, आपको डरने की जरूरत नहीं। उसके बाद एक और कंडीशन हो सकता है, हम लोग देखते हैं कि बेसिकली कभी कभार तुम ऐसे एक चीज, जब टेस्ट यूरिन टेस्ट लैब के जो बच्चे जाओगे तो यूरिन जो है, यूरिन के अंदर में प्रोटीन एल्बुमिन होता है। आई कौन लैब में जा रहा जी, नॉर्मली होता है, नहीं होता है, इस पास नहीं हुआ था, यहाँ से पास नहीं हुआ है, अरे यहाँ से कहा, अभी भी यहाँ पास नहीं हुआ था, है ना, अभी खुद यहाँ पास नहीं होता, तुम लोग लैब में जाके पास करा देते हो, तो कैसे चलेगा जी, यही रिपोर्ट बनेगा, है ना। तो ध्यान रखो। तो यदि अगर हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन लूजिंग नेफ्रोपैथी, प्रोटीन लूजिंग नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी हो गया, यानी जैसे कि हम लोग देखते बहुत सारे नेफ्रोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उसमें यूरिन के अंदर में क्या आने लगेगा, प्रोटीन आने लगे। जो अब यूरिन के अंदर आएगा तो प्रोटीन का रीअब्सॉर्ब करने का कोई मैकेनिज्म भी नहीं, क्योंकि वो आना ही नहीं था, तो नेचर ने उसको बनाया ही नहीं है। तो जब जैसे आ जाएगा प्रोटीन तो आप कहाँ चला जाएगा, यूरिन में जाएगा, तुमको यूरिन में मिलेगा। नॉर्मली यूरिन में, इन नॉर्मल यूरिन के अंदर में कोई भी प्रोटीन नहीं होता है। इसलिए जब तुम लैब में होते हो, हमारे टाइम में जब लैब में होते थे तो हम लोग को सर सिखाने के लिए क्या करते हैं, अंडा मंगाते थे, और अंडा का व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, उसको प्रोटीनस होता है, तो यूरिन में ड्रॉप 2-4 ड्रॉप डालने के बाद तब टेस्ट पॉजिटिव दिखता है, हाँ ऐसा दिखेगा, क्लाउडी दिखेगा, दिस एंड दैट, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन है जहां पर तुमको क्या मिल रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन का डिस्टर्बेंस होगा, तो डिस्टर्बेंस क्या मिल जाएगा, एनएफपी पे डिफेंड आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, है ना, थोड़ा इसको लिख देते, ऑफ बीसी, मतलब क्या हो गया, वुमेन्स कैप्सूल्स का आ गया। अब फिर इधर तुम्हें याद रखने के लिए कि फिर हम बताते हैं कि जीएफआर का फॉर्मूला क्या है, जीएफआर बोलो जल्दी जल्दी, जीएफआर एनएफपी मल्टीप्लाई बाय एनएफपी डिपेंड करता है हाइड्रोटिक पे, यस ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स जब यहाँ पर है, अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी, अच्छा एक चीज और तुम यहाँ पे जान लो, अच्छा मतलब बताते बाद में, प्रोटीन से रिलेटेड, इसलिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में क्या था, हाइड्रोस्टेटिक में इधर से इधर की तरफ, यहां से यहां की तरफ आ रहा था, और लगभग 50 mF/Hg का लग रहा था। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इस का जो रेगुलेशन कह लो, वो डिपेंड करेगा कई चीजों के ऊपर करता है। अगर आपके बॉडी का सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर्स अगर बढ़ जाएगा तो तेजी के साथ आएगा, तो यहां पर प्रेशर्स को बढ़ा देगा। या फिर एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि अभी अगर मैं बात करूं यहां पर, है ना, एक मिनट,
है ना। इसको अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारा ये आ गया ये, उसके बाद वाइट लेते, ये मान लो तुम्हारा क्या है स्ट्रेट हम रखते ताकि आसानी से थोड़ा समझना आसान। ये मान लो क्या तुम्हारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, क्या है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, और ये तुम्हारा क्या एफरेंट, और ये क्या है एफरेंट है, ठीक है। तो कहता है कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यदि अभी सिंपल समझो कि यदि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो एनएफपी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और एनएफपी बढ़ जाएगा तो जीएफआर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर घट जाए तो एनएफपी क्या होगा, क्लियर है। तो एनएफपी घटेगा तो, अब ये सीक्वेंस को सिर्फ याद रखोगे सारा चीज 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग देखें, या आपके बॉडी में जो ब्लड प्रेशर से अचानक बढ़ गया, किसी को बढ़ा ही हुआ रहता है, तो पहले नॉर्मल एक प्रेशर से आ रहा होगा, कोई भी नॉर्मल प्रेशर से ही जा रहा होगा ना। मान लो हम बॉडी में मेजरमेंट करते हैं 120/80, तो वो हम ब्रेकियल का करते, जरूरी नहीं कि पूरे बॉडी का प्रेशर वही होता है, ये जान लो, है ना, अलग अलग पार्ट पे अलग अलग होता है। तो अब एक नॉर्मल प्रेशर के साथ ये मान लो यहाँ पर आ रहा था और उस प्रेशर के साथ फिल्टर हो रहा था। वैसे भी नेचर ने एफरेंट एट्रियोल को जो बनाया है वो थोड़ा सा उसका ल्यूमेन ज्यादा है और इसका ल्यूमेन थोड़ा कम, भले यहाँ उल्टा बन गया है, इसका ल्यूमेन थोड़ा कम होता है, इसका ल्यूमेन क्या जाता है। अब तुम ये सोचो कि इस ज्यादा ल्यूमेन से चीजें नॉर्मली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ज्यादा जो ल्यूमेन होगा तो ब्लड आएगा, और इधर की जो तुम ऐसा सोचो कि एक नाला है, ये एक नाला, बीच में एक चैम्बर है, सिंपल ऐसा सोचो। तो जो आने वाला पानी है उस नाले के अंदर में वो क्या है, थोड़ा सा चौड़ा है, तो पानी ज्यादा आएगा, और निकलने वाला जो थोड़ा सा सकरा, तो पानी जमेगा कहाँ, इसमें ज्यादा जमेगा, और जम जाएगा। नीचे लगा हुआ मान लो फिल्टर ओपनिंग है, तो फिल्टर होने के लिए एक प्रेशर बनेगा इसके ऊपर, तब जाके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो प्रेशर जनरेट होता है ना वो ड्यू टू दिस। अब ये चीज देखो, ऐसे बहुत सारे टाइम है, बहुत सारे मैकेनिज्म। अब तुमको मैं कहूं कि अगर ये तो नॉर्मल था, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, पूरे बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो इस प्रेशर के साथ जब आएगा तो अब तुम जैसे प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड का जो होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा, तो यहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो एनएफपी बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, यानी बीपी बढ़ेगा तो ये होगा। लेकिन यहां पे सिस्टमिक में एक चीज याद रखना कि हमारे बॉडी में ऑटो रेगुलेशन सिस्टम है, जो रास मैकेनिज्म मैं भी पढ़ाऊंगा, कि बीपी बढ़ता है तो किडनी उसको कम करने के लिए भी तैयार रहता है। तो इनिशियली जब बीपी बढ़ेगा तो जीएफआर पे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लॉजिकली अगर सोचेंगे तो पड़ रहा है, लेकिन हमारा किडनी का एक ऑटो रेगुलेशन है, जैसे बीपी बढ़ेगा बीपी उसको क्या करेगा, आपका ही किडनी उसको क्या करता है, बीपी को कम करता है। लेकिन बीपी कैसे किडनी कम करता है वो हम लोग पढ़ेंगे रास मैकेनिज्म्स में। कहां पढ़ेंगे, रास मैकेनिज्म्स में। चलो अब वो छोड़ो, एक कारण वहां हम लोग देखे, तो यानी कि हम कह सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स बढ़ने के जो रीजन हो सकते हैं कि क्या क्या कब कब इंक्रीज कर सकता है, या कह सकते हैं व्हेन कंडीशंस, ऐसा कौन सा कंडीशन है जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो कंडीशन में यहां लिख देता हूं, कंडीशन व्हेन इंक्रीज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स, है ना, कंडीशंस व्हेन हाइड्रोस्टेटिक में डिनोट करो, सिंपल है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स ऑफ वुमेन्स कैप्सूल इंक्रीजेस। कब बढ़ेगा, तो पहला लॉजिकली बात करें तो पहला कब बढ़ेगा, व्हेन इंक्रीजेस सिस्टमिक ब्लड प्रेशर्स, तो बढ़ सकता है। दूसरा अगर तुमको हम कहें कि ये जो एफरेंट एट्रियोल है, एफरेंट एट्रियोल को कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया जाए, बात समझ में, एफरेंट एट्रियोल इफरेंट एट्रियोल को दबाते किसी भी कारण से, मैं बताऊंगा क्या क्या रीजन है जो इसको कॉन्स्ट्रक्शन कराएगा। तो इफरेंट को अगर दबा देंगे तो अभी ये आ रहा था तो आसानी से निकल रहा था, तो अब इधर लौट के आएगा, तो इसके कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल, है ना, कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल, एक चीज हो गया। हाँ, तीसरा अगर हमें तुमसे कहा जाए बढ़ने की बात, कि ये अपने नॉर्मल कंडीशन में इसको डायलेट कर दो, जब पाइप, अगर ये पाइप इतना पतला था तो जा रहा था ब्लड, और डायलेट कर दो तो और भी ज्यादा जाएगा, तो ये वैसे का वैसे, तो यहां प्रेशर क्या होगा, और बढ़ेगा, तो यहां जब प्रेशर और बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा, तो
डायलिटेशंस ऑफ afferent artery. ये कब है? कंडीशन व्हेन हाइड्रोस्टिक प्रेशर इज इंक्रीज. अब एक कंडीशन हो सकता है कि कंडीशन व्हेन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल इज डिक्रीजेस. जस्ट अपोजिट सोचो, कब डिक्रीज करेगा? इसको हम दबा दें, कम आएगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा? कम जाएगा. तो कह सकते हैं कंडीशन कब है? तो पहला कि कंस्ट्रिक्शंस ऑफ afferent arteriole. दूसरा जो कब? जब सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर कम हो जाए, है ना, किसी का बीपी लो हो जाएगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा. डिक्रीजेस द सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर्स. तो सिस्टेमिक तो कंडीशन है डिक्रीज सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर. तो ये क्या होगा? डिक्रीज. उसके बाद अगर हम कहें कि तुमको यहाँ पर इसके डायलेशन ऑफ एफरेंट एंड कॉज. अब ये एफरेंट को हम डायलेट करा दे तो ये अगर डायलेट्स हो जाएगा तो जो प्रेशर यहाँ बन रहा था वो प्रेशर पहले क्या था, इसको ये कंस्ट्रिक्ट था तो यहाँ पे एक प्रेशर बन रहा था जिससे कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अपना आ रहा. अब इसको हम डायलेट कर दिए तो आसानी से जो भी इधर होगा वो इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम जाएगा. तो क्या है तीसरा कंडीशन हम लोग देख सकते हैं कब? व्हेन डायलेटेशंस ऑफ एफरेंट आर्टरियोल. इतना तो क्लियर है सबको? यहाँ कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है? तो यहाँ तक में कोई अगर समस्या नहीं है तो अब आगे हम इसके कॉन्सेप्ट, ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसको हम लोग देखते हैं. अब यहीं पर देखेंगे कि एक्चुअली जब कहेंगे व्हेन आर्टरियल कंस्ट्रक्शंस इज, अगर व्हाट विल बी द हैपन इन जीएफआर एंड हाइड्रोस्टिक प्रेशर एंड ये एक्सेस वाल, दो भी चीजें, बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिलेगा ना. तो क्या क्या होगा, ठीक है. तो यहां पर हम लोग देखते हैं. चलो अब हट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं. तो ऐसा कंडीशन हम लोग लेते हैं जहां पर पहला चीज कह रहे हैं कि एट्रियल एफरेंट आर्टरियोल जो है उसके कंस्ट्रक्शन में कब एफरेंट आर्टरियोल जो होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया. क्या कर गया? एफरेंट आर्टरियोल कॉन्स्ट्रिक्शंस, है ना, कॉन्स्ट्रिक्शंस हो गया. अब तुम कुछ सोचो कि इसको जैसे हम कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज करेगा. एक क्या? इंक्रीज द हाइड्रो कॉन्स्ट्रिक्शन के, हाँ सॉरी डिक्रीज, उल्टा कर दो. डिक्रीजेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बीसी, है ना. पहले से क्या हुआ? अब जैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हुआ यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो एनएफपी पे क्या इफेक्ट आएगा? एनएफपी पे क्या करेगा? डिक्रीज. एनएफपी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. एनएफपी अगर, अच्छा एक चीज, चलो तीसरे में लिख देते. यदि अगर हम बात करें जब इसको कॉन्स्ट्रिक्शन कराया, उधर से जब आ रहा था उसको हमने दबा दिया, जो फ्लो होगा वो फ्लो में क्या इफेक्ट आएगा? फ्लो भी डिक्रीज करेगा. ब्लड फ्लो, प्लाज्मा फ्लो, तो हम कह सकते हैं डिक्रीजेस द ब्लड फ्लो, या फिर हम कह सकते हैं डिक्रीजेस द प्लाज्मा फ्लो. क्या होगा? प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज करेगा. क्या करेगा? पता है ना, समझ. जब हम वो इसको इधर से अगर हम लोग इसको कंस्ट्रिक्ट करेंगे, इसको ऐसे दबा देंगे तो इधर से जो जाने वाला है तो कम जाएगा. तो इधर से ब्लड जा रहा है और प्लाज्मा से एक ही चीज हो गया, समझ लो. तो वो कहीं ना कहीं उस जब कमेगा तो इसकी फ्लो कमेगा और इसका फ्लो कमेगा तो इधर इफेक्ट तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है. उसके अलावा क्या होगा? हम प्रेशर क्या, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज जनरेटेड बाय वाटर. पानी ही कम जा रहा तो प्रेशर कौन बना रहा है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, नॉट आर्टरियल प्रेशर या एफरेंट आर्टरी का क्या है प्रेशर. हम किसकी बात कर रहे हैं?
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहां पे भी क्या होगा, थोड़ी डिक्रीज करता हुआ चलेंगे। अब आ जाओ, एनएफपी डिक्रीज किया तो एनएफपी डिक्रीज करेगा तो एनएफपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएफआर, तो क्या हो गया, डिक्रीजेस जीएफआर। अब उसके बाद ये बात है कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन कब करेगा, बात ये भी है कि कॉन्स्ट्रिक्शन कब करेगा। तो जनरली इपिनेफ्रॉन, क्या नाम सुने होंगे, इपिनेफ्रिन, सॉरी इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन। तो होता है क्या कि इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक जब स्टिमुलेशंस होता है, ऐसे कंडीशन में देखा जाता है कि जो एफरेंट एट्रियोल है उसके मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉजेस बाय constrictions causes by epinephrine and norepinephrine। ये नॉरएड्रेनालिन नॉरएपिनेफ्रिन एक ही नाम, दोनों एक ही ना, इसको एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन जो बोलते हैं एक ही चीज हो गया, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन बोलो नॉरएपिनेफ्रिन बोलो एक ही चीज हो गया, उसको जो तुमको जाके नॉरएड्रेनालिन बोल दो, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, उसके ये एक्ट आकर के क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा और जिसकी वजह से क्या करेगा, उसको डायलेट, सॉरी हाँ, कंस्ट्रिक्शन करा देगा। और इस कंस्ट्रिक्शन के रिजल्ट में तुम्हें देखने को मिलेगा कि क्या क्या ये अलग अलग फंडा हुआ। अब ऐसे क्या कंडीशन आएंगे कि जब, अगर वो मानते हैं कि एक ऐसा कंडीशन जब क्या हो रहा है कि कंडीशंस व्हेन afferent एट्रियोल क्या करेगा, डायलेटेशंस करेगा, एक एक करके दो, डायलेट कर गया, फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो, इंक्रीजेस द प्लाज्मा फ्लो। और क्या इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स ऑफ बीसी, अच्छा 2 3 4, हाँ। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, अभी मैं बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, एनएफपी, इंक्रीजेस द एनएफपी बढ़ेगा तो इंक्रीजेस द जीएफआर। तो अब तुम देखो, इंक्रीजेस द जीएफआर, तो फाइनली सब जाकर के जीएफआर को ही रिलेट करता है। पूरा किडनी, हम लोग जब नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर जो डायलिसिस वगैरह हो जाता है तो जीएफआर चेक किया जाता है ना, इतना जीएफआर है तो के फंक्शन, उसके किडनी के फंक्शन को बताए। तो ये सारा चीज को एनालाइज करो तो पता चलेगा जीएफआर क्यों गड़बड़ हो रहा है, कहां से गड़बड़ हो रहा है, तुमको अगर कारण मिल जाए। अब यह कि ऐसा फैक्टर क्या होगा जो उसको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, फैक्टर फॉर डायलेटेशन है ना, फैक्टर फॉर डायलेशन, फैक्टर ऑफ डायलेशन। मैं 1 2 लिखा रहा हूं, बाकी कोई भी बहुत सारे रीजन हो सकते। एक तो हम लोग देखते हैं एनो, नाइट्रिक ऑक्साइड्स है ना, एनो का काम ही होता है क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड्स, ये वेसो डायलेटर होता है, क्या होता है, वेसो डायलेटर होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं ब्रेडिकाइनिन, ये भी क्या होता है, वेसो डायलेटर होता है, ये वेसल्स को क्या करेगा, डायलेट करेगा। उसके बाद आ जाओ, हाँ बट यहां पे नहीं, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, स्पेशली E2 और I2 है ना। तो ये जो एजेंट्स है ये लोकल एजेंट्स है, ये कोई बाहर से नहीं। वो ब्रेडिकाइनिन ऑलरेडी सिक्रेटेड बाय किडनी, प्रोस्टाग्लैंडिन आल्सो सिक्रेटेड बाय किडनी एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये सबका सब तुमको लॉकली वो एक्टिवेट कर दे रहा है और उससे क्या करा रहा है कि उसकी इस चीजों को डायलेट कर देगा और ड्यू टू डायलेटेशन ये सारा आपका जीएफआर पे इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, जीएफआर पे ड्यू टू डायलेटेशन अगर डायलेट हो गया तो अब तुमसे एक सवाल, एक लाइन पूछे, एक सीधा डायरेक्ट हमें तो लिंक कर जाए। यदि अगर तुम मान लो कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चलो लिखा ही हुआ है, तो एफरेंट एट्रियोल का डायलेटेशन हो रहा है तो जीएफआर क्या हो रहा है, इंक्रीज, और एफरेंट एट्रियोल का कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो जीएफआर डिक्रीज कर रहा है। अब एफरेंट के बाद इफरेंट पे आ जाओ। इफरेंट पे 2 3 पॉइंट्स हैं, उसको समझते बस।
सिर्फ अगर कंस्ट्रक्शन में इफरेंट में थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि इफरेंट अगर ये है, मान लो मैं ऐसे नहीं ऐसे बनाते, चलो होता क्या है कि अगर इसका जो कॉन्स्ट्रिक्शन इफरेंट का और इफरेंट का जो कॉन्स्ट्रिक्शंस है, इफरेंट का जो कॉन्स्ट्रिक्शंस होगा ये दो अलग कैटेगरी में रखा गया। एक रखा गया मॉडरेट कॉन्स्ट्रिक्शंस, क्या रखा गया? मॉडरेट कॉन्स्ट्रिक्शंस। मॉडरेट कॉन्स्ट्रिक्शंस होगा तो अब ये सोचो, अभी हम जस्ट ये दबेगा तो क्या होगा इधर, तो थोड़ा सा बन जाएगा क्या, इंक्रीजेस द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स ऑफ बेसी बढ़ जाएगा। उसके बाद जो भी तुम ऐड करते चलो इसके साथ, अगर हाइड्रोस्टेटिक बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा क्या करेगा, इंक्रीजेस द एनएफपी। लेकिन एक ऐसा कंडीशन कह रहा है कि जब सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शंस हो, बहुत सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शंस होगा, तो याद रखना सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल, है ना। तो सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शंस में हम अगर देखते हैं कि तुम सोचो कि अगर पहले थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शंस हुआ तो चला, लेकिन अगर ये कॉन्स्ट्रिक्शन एक कॉमनली देखो कि अगर ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो ये दबा, तो इधर प्रेशर बढ़ा, लेकिन बहुत तेज कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, किसको जीरो कर देगा, प्रेशर जीरो कैसे हो जाएगा? फिर फ्लो की बात करो, अब पानी का बोतल चलता रहता है, बोतल में जो पानी है फिर भी तो प्रेशर रहता है ना। पानी अगर रुका भी है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनाएगा, ये दिमाग में रखो हमेशा। पानी अगर स्टैटिक मोशन में भी है तो वो अपना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनाएगा, तो उससे क्या लेना, अगर ये बंद भी हो गया तो उससे कुछ लेना है यहाँ, और इधर बंद होगा तो इधर से तो प्रेशर लगेगा और तेज लगेगा, तो क्या होगा। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर जीएफआर क्या था, अगर मॉडरेट हो रहा था तो जीएफआर क्या हो रहा था, एनएफपी बढ़ा तो जीएफआर बढ़ेगा ना अल्टीमेटली, एनएफपी बढ़ा तो जीएफआर, सीधा बैठो जी इतना, है ना, तो जीएफआर बढ़ेगा। और जब तेज वाला कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, बहुत तेज जब दबेगा तो जीएफआर क्या होगा, क्या, जब सीवियर जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जीएफआर घट जाएगा। अब कैसे घटेगा वही तो बात, यही तो खेला यहाँ पे है। ये लोग को लगता है ये और दबेगा और ये दब जाए, पूरा बंद कर देंगे, इधर से खूब प्रेशर देंगे तो यहाँ खूब फिल्टर होगा, नहीं होगा। सीवियर का मतलब बंद नहीं होगा, पहली बात ये हमें, जब बंद होगा तो आदमी बंद हो जाएगा, ये हमेशा याद। कभी भी कोई चीज का मतलब, जैसे कहते हैं कि लीवर प्रोटीन नहीं बना रहा है, तो नहीं बनाने का मतलब कम बना रहा है ना। जब नहीं बनाएगा तो फिर कहां से तुम रहोगे, एक टाइम आएगा बहुत फर्टिलिटी तुरंत हो जाएगी। तो सीवियर का मतलब बहुत तेज कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ होगा। अब देखो, अब इतना तेज कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, उस चीज को बताइए। आप देखो, जब सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, एक मिनट, हाँ, तो ये आ जाओ, होगा क्या कि पहले एक चीज को यहां पर देखो कि जनरली क्या होता है। अच्छा, तुमसे एक पहले कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे तुम लोगों से, कि ये एफरेंट से आया, ध्यान से समझना, एफरेंट से आया और आके किधर निकल जाता है, एफरेंट से तरफ निकल जाता है, E4 एफरेंट और A4 एफरेंट। एफरेंट से आया, एफरेंट से निकलता है, यहाँ पे जो फिल्टर होना होता है। अब ये फिल्ट्रेशन जब हो रहा होता है, हमने ये कहा कि जब सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, इन नॉर्मल, अभी छोड़ दो, सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये जो फिल्ट्रेशन का पार्ट है, हम मान लो बीच में एक दीवार खड़ा कर देते, इस पार्ट को और इस पार्ट को, दो अलग अलग पार्ट को डिवाइड हम लोग कर देते, थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। इसको हम लोग दो अलग फेज में डिवाइड्स कर देते, चलो ठीक ही है ना। अब यहां पर एक चीज ध्यान दो, जब यहां पर आया फ्लूइड्स, इधर से जब आया तो यहां पर वाटर भी होगा और प्रोटीन, हम भाई P4 प्रोटीन लिख रहे है ना, और यहां पे भी क्या होगा, वाटर भी होगा, यहां पर क्या होगा, प्रोटीन। अब ये जो फिल्टर का मामला आता है, यहां पे जो हमने अभी पढ़ा था, क्या क्या फिल्टर होगा, वाटर तो होगा, प्रोटीन। तुम अब सोचो, आधा रास्ते में सोचो कि यहां पर वाटर और प्रोटीन, ध्यान सुनना, वाटर और प्रोटीन दोनों है यहां पे भी वाटर एंड प्रोटीन दोनों है, बट यहां पे जो वाटर का अमाउंट होगा क्या वहां यहां पे होगा, क्योंकि यहां के वाटर ने, लेकिन प्रोटीन का अमाउंट जो यहां होगा वो,
तो एक्चुअली तुम अगर चीज देखोगे, एक्चुअली तुम देखोगे तो ऑनकोटिक प्रेशर टाइम टू टाइम बढ़ता चला जाता है अगर इस साइड से तुम इस साइड चले जाओ तो। ऑनकोटिक प्रेशर ये नहीं कि इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रो से ऊपर चला जाता, नहीं, ग्रेजुअली। जैसे हम बोला 30 है तो 31, 32, 33, 34 तक मान लो, यानी समझने के लिए कि ग्रेजुअली ऑनकोटिक प्रेशर इधर से इधर आने में क्यों बढ़ता जा रहा, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि शुरू में तो पानी यहाँ भी है, पानी यहाँ भी है, प्रोटीन यहाँ भी है। जब ये घुसा तो पानी और प्रोटीन को लेके घुसा, लेकिन पानी तो फिल्टर होकर क्या आ रहा है, बाहर भी आ रहा है ना। वाटर फिल्टर होकर के किधर आ रहा है, वाटर तो फिल्टर हो गया, ये वाटर मान लो है ना, वाटर फिल्टर होकर के तो नीचे आ रहा है ना, प्रोटीन आ रहा है। तो अब एक टाइम पे क्या होगा कि प्रोटीन उतना ही प्रेशर होगा, और पानी जैसे बोतल में भरा हुआ है और तुम कम करते चलाओ तो प्रेशर पानी का क्या होता है, कमता चला जाता है। तो सेम यही चीज होता है कि होता ये एक्चुअली क्या है कि जब सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो इन सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन के टाइम पे हम लोग देखेंगे, यहां पर पहले हम बना लेते इसको डायग्राम को, रुक जाओ। इन सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शंस है ना, ये ऐसे मान लो कैपिलरीज है ये है ना। अब सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो पहले तो एकदम तेज बनेगा, तो बहुत प्रेशर की वजह से वाटर क्या करेगा, फिल्टर कर जाएगा। एक तो प्रोटीन यहां 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 बराबर रहा, इधर का फ्लो कम जाएगा, तो चलो वाटर कम जाएगा तो प्रोटीन का भी फ्लो कम जाएगा, और जो नॉर्मली प्रोटीन पहले निकल जाता था वो प्रोटीन में यहां रुक जाएगा। तो एक्चुअली प्रोटीन कंटेंट बढ़ जा रहा है, वाटर अब यहां पे दबाएंगे मान लो खूब तेजी से तो पानी तो निकल जाएगा मान लो, लेकिन यहां प्रोटीन जो दबा तो प्रोटीन और ज्यादा क्या होगा, इधर हम दबा के रखे हुए हैं तो पानी का रास्ता भी लिया वो निकल जाएगा, पानी निकल गया तो और प्रेशर को भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कमता हुआ चला जाएगा। लेकिन प्रोटीन बेचारा क्या, इधर मान लो दबी गया, मान लो समझने के लिए फॉर आसानी के लिए इधर सब कुछ जाएगा ही नहीं, इधर तो जब कुछ नहीं जाएगा तो यहां पर जब प्रेशर पड़ेगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो पड़ेगा, लेकिन कह सकते हैं इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मॉडरेट से थोड़ा ज्यादा करेगा, मॉडरेट से थोड़ा ज्यादा करेगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लेकिन प्रोटीन जो रुकता चला जाएगा वो ऑनकोटिक प्रेशर को कई गुना बढ़ा देता है। टू मेनी टाइम्स इंक्रीजेस द प्रोटीन्स ऑनकोटिक प्रेशर है ना, मेनी टाइम्स है ना, क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर। अब ये देखो कि रिजल्टेंट क्या होता था कि पहले जो ऑनकोटिक प्रेशर था वो 30 था, लेकिन इतना तेज बढ़ने लगेगा, इतना तेज बने कि वो कंप्लीट का नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को इफेक्ट करेगा। कैसे, अब दो हाइड्रोस्टेटिक मान लो कितना था, 50 था, कितना था, 50 था, ये भी बढ़ा, हमने लिखा कि ये भी बढ़ा, ये बढ़ करके मान लो 55 हो गया। और ऑनकोटिक प्रेशर के बारे में पहले कितना था, 30 था, लेकिन ये 50 से बढ़ के 55 हुआ, थोड़ा बढ़ा है मतलब, और ये कई गुना कह रहा है, मतलब मेनी टाइम से डिक्रीज कर जाता। तो अगर हम मान लेते, बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी अगर हम मान लेते अराउंड 40, कुछ ना कुछ आएगा, देखो 40 आएगा। अब यहाँ पर जैसे 40 आ गया, अब इधर वाला को तो उधर ही रहने दो, तो लगभग ऐसे तो 0 आ जाएगा, थोड़ा जैसे बड़ा है, नहीं 0 नहीं आएगा, चलो तो लगभग कितना होगा। अगर हम फॉर्मूला फिर फिट करें जीएफआर का तो नेट फिल्टर प्रेशर का, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का अगर हम लोग लगाए तो नेट एनएफपी का जो फॉर्मूला था याद है, एनएफपी में क्या होता था कि जो तुम्हारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था तो कितना है 55, माइनस क्या होता था ऑनकोटिक प्रेशर 40, और फिर इसको प्लस कर सकते हो किसको, सॉरी प्लस किसको करते थे, ये अभी मान लो 10 का 10 है ही, तो अब नेट एनएफपी कितना निकल गया, एनएफपी 25 कैसे आएगा जी, 15 कैसे आएगा जी, तो तुमको 2 + 2 भी नहीं आता क्या, हाँ कम से कम देखो हाथ उठा के बता रहा 5 आएगा, पीछे से देख लिया वो है ना, तो 55 कैसे आएगा, फिर 25 कैसे, 50 है, ओ सॉरी 55 है, और 40 10 कितना होगा 50, तो कितना बचेगा, 10 कहाँ से लाए, अभी बताए कहाँ से लाए, हम फॉर्मूला लिखे है एनएफपी, ये नीचे वाला इन दोनों कैसे ऑनकोटिक प्रेशर होगा, एनएफपी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी शुरू में, ये जो 10, तुम लोग ये कंफ्यूजन 10 कहाँ से आया, ये 10 वहां से आया, जिसका हाइड्रो, हम तो अभी नहीं भूल जाओ, ये सब कुछ भूल जाओ, हमने क्या निकाला एनएफपी, तो 10 जो आया वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा, वोमेंस के ये वोमेंस स्पेस का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आया था, तो वो 10 को फॉर्मूला में थोड़ी छोड़ दोगे जी, उसको तो ऐड करोगे ना, तब कितना आएगा 5 आएगा ना, 25 5 कर लो, तो एनएफपी क्या हो गया, घट गया, जीएफआर क्या हुआ
तो सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन में जीएफआर घट जाएगा, याद रखोगे, सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन में जीएफआर घट जाएगा और मॉडरेट कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जीएफआर बढ़ जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसका कॉन्स्ट्रिक्शन बेसिकली एंजियोटेंसिन है, वो कराता है एंजियोटेंसिन, जो कि मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ हम लोग जीएफआर में घूम रहे, यूरिन फॉर्मेशन भी नहीं हुआ अभी तक। यूरिन फॉर्मेशन में कहा हम लोग अभी, सिर्फ जीएफआर में। और पढ़ा जीएफआर, ये छोड़ दो आप जीएफआर नहीं पढ़ाए ना तो तुम लोग का फिर क्या कहते हैं कि ब्रेन फिल्ट्रेशन रेट घट जाएगा, है ना। जीएफआर रेट जो भी रहते ब्रेन का जो फिल्ट्रेशन है ना वो घट जाएगा, तो ओवर इतना खर्च चलेगा। तो तुमको जीएफआर में इन सारी चीजों को ध्यान रखना। अभी सिर्फ हमने तुम्हें, अगर यूरिन फॉर्मेशन को फिर से याद किया जाए तो हमने शुरू में जब बताया था तुम्हें कि यहां पर क्या है, ये फिल्ट्रेशन के आया, क्या हुआ, फिल्टर्ड होकर के आया है। अब यहाँ पे फिल्टर होकर क्या आया था, फिर से अब कैसे आया, जीएफआर में क्या देखना नहीं देखना, कब बढ़ रहा कब घट रहा नहीं घट रहा, क्या बीमारी होगा, सब समझ में आ गया। अब आया था ग्लूकोज, क्या था, ग्लूकोज, है ना, सोडियम्स, पोटेशियम्स कह सकते हो, और हाइड्रोजन, सम बाइकार्ब्स, अमाइनो एसिड्स, है ना, फ्री कैल्शियम्स, ये सारे चीज क्या हो रहे, फिल्टर होकर गई। देन फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन में हमने लिखा था, यूरिन फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस रीअब्जॉर्प्शन, और क्या था, अरे माइनस था ना जी, माइनस, हाँ, माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रेशन। इसमें सिर्फ इस चीज को अभी हमने देखा है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब नाम यहां पर रखा गया रीअब्जॉर्प्शन, तो पहले इसमें री का मतलब क्या होता है, तो दोबारा का मतलब, तो यहाँ पे क्यों अब्जॉर्प्शन नहीं रख के रीअब्जॉर्प्शन क्यों रखा है, अब्जॉर्प्शन भी रख देता सर, एक बार वन टाइम पहली बार आपके इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हो चुका है और आपके शरीर में बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है। अब पहला सवाल ये है कि जो भी चीज यहां से फिल्टर होगा, जैसे ग्लूकोज, अब ये चीज हम लोग पूरा इस रीअब्जॉर्प्शन में हम लोग देखेंगे, जो टिब्यूल्स है, इस टिब्यूल का अलग अलग प्रोसेस, यानी कि टिब्यूल का भी जैसे पढ़ाते हैं ना कि जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पूरा मान लो लूप ऑफ हिल्ले है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, हर टिब्यूल पे रीअब्जॉर्ब करने की अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग जगह पर, जैसे सोडियम यहाँ अलग तरीके से होगा, वहां अलग तरीके से होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या यूरिन के अंदर में ग्लूकोज होता है नॉर्मली या नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा, फिल्टर्ड हुआ। इसका मतलब ये कि यूरिन जीएफआर में यानी फिल्ट्रेशन में सारा का सारा ये आता है, बट इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो जितने 100% क्या कहते हैं ग्लूकोज जो है, तो ऐसे हम लोग जब देखेंगे तो इनिशियली मैं बात करूं यहाँ पर इस पे, क्योंकि ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म मोस्टली वो होता है कहाँ पर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स के अंदर में। लेकिन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहने के लिए तो प्रॉक्सिमल्स है ना, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉक्सिमल कहने के लिए कॉन्वोल्यूटेड्स है, लेकिन हम लोग डायग्राम जो बनाएंगे वो स्ट्रेट बनाएंगे ताकि समझ में आएगा ना। तो पहला चीज यहां पर देखते हैं कि जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में हम लोग ये देखते हैं, यहां पे जो एब्जॉर्प्शंस है, तो लगभग चीजों का जो एब्जॉर्प्शन है लगभग देखते हैं 100% ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स में, है ना, लगभग 100% अमाइनो एसिड, इसका मतलब अमाइनो एसिड जो एब्जॉर्ब हो जाता है, लगभग 65% Na प्लस अब्जॉर्ब हो जाता है, 65% लगभग तुम्हारा H2O एब्जॉर्ब हो जाता है, 65% के अराउंड में बाइकार्बोनेट तो CO3 माइनस, है ना, ये मेजर यही सब चीज़ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है बहुत सारे चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करने में, है ना। अब यहाँ पर कहने का, हाँ क्या हो, बोलो कुछ बोलना, तो ये रीअब्जॉर्प्शन, लेकिन क्या रीअब्जॉर्प्शन सिर्फ कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में ही होगा, नहीं, ये इसके बाद भी होगा। अब इसका मतलब एक चीज फिक्स है कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन सिर्फ यही हो रहा है। बात समझ, बहुत पॉइंट की बात मैं आगे क्लिनिकल जब बताऊंगा, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। छोटा से कम बनाते तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना, क्योंकि जो पीछे बैठा हुआ है उसका बत्ती जल नहीं रहा है,
ऐसा लग रहा है ना। तो ये देखो मैं बता रहा हूँ कि ये शुरू का जो हिस्सा ना, ये वाला, ये आधा जो डायग्राम बना हुआ यही बना हुआ है, ठीक है। तो इस पार्ट में ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन है, और कहने का मतलब ग्लूकोज और अमाइनो एसिड यहाँ एब्जॉर्ब। अब समझने की बात यह कि यदि कोई अगर एब्नॉर्मल भी अभी आएगा इस पार्ट में हो गया तो कहानी खत्म, जितना ग्लूकोज आएगा सब बाहर जाएगा। समझ में आ रही बात क्या मैं करे। अगर इस रीजन में मान लो एब्जॉर्प्शन कम गया, या एब्जॉर्प्शन लेस हो रहा है, या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, बहुत ग्लूकोज आ रहा, कुछ का हो रहा है, यहां से अगर मिस हुआ तो सीधा कहाँ ग्लूकोज पहुंचेगा, यूरिन में पहुंचेगा, फिर उसके रास्ते में कोई उसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकता है। सोडियम यहां भी छूटेगा, आगे भी है, बाद भी है, उसके बाद यानी यहां पर एकदम मैक्स सैचुरेशन जो है ना, मैक्सिमम सैचुरेशन ग्लूकोज के रीअब्सॉर्प्शन का प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स में, और किसका, अमाइनो एसिड्स का। अब अमाइनो एसिड छोटे छोटे आ जाते हैं तो अमाइनो एसिड का रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे। अब इस रीअब्सॉर्प्शन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो कॉन्वोल्यूट शुरू का जो ट्यूब्यूल्स है इस तरह का है ना, उसके सेल में अब होता क्या है, अगर थोड़ा सा अगर हम लोग ये देखें जैसे ही छोटा ट्यूब्यूल है, अब होना क्या है कि चीज़ें यहाँ से रीअब्सॉर्ब होगी, और रीअब्सॉर्ब होकर के फाइनली कहाँ पहुँचेगा, जो भी चीज़ यहाँ से रिजॉर्ब होगा सब रीअब्सॉर्ब होकर के पहले तो एपिथेलियल सेल होगा, एपिथेलियल से क्रॉस करेगा, इंटरस्टेशियल स्पेस होगा, यहाँ आएगा, और यहाँ से फाइनली आपके ब्लड में आएगा। कहाँ आएगा, फिर से आपके कहाँ आता है, ब्लड में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि मैं एक सीधा सा मैं बात करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले जो मोर इम्पोर्टेंट है सोडियम, क्योंकि सोडियम के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, सोडियम कितना इंपॉर्टेंट है मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, एक मिनट है ना। हाँ कह रहा क्या था, प्रेजेंस ऑफ द 60, चलो ठीक है हुआ, यहाँ जैसे 60 इसमें लिखा भी हुआ है ना, कहीं के 60 सब लिखता है। ऑन पर ग्राम ऑफ अ ब्रेन किडनी कंज्यूम ऑक्सीजन ट्वाइस द रेट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के रेट से भी दोगुना ऑक्सीजन कंज्यूम कौन कर रहा है, किडनी कर रहा है। बट द 7 टाइम द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, 7 टाइम जो ब्लड का फ्लो उससे भी तेज, 1100-1200 समथिंग बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब यहाँ देखो लार्ज फ्रैक्शन ऑफ O2 कंज्यूम बाय द किडनी, यानी कह रहा है कि जो ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं उसका एक लार्ज पोर्शन पार्ट जो है आपका किडनी उसको क्या करता है, कंज्यूम करता है, और इज रिलेटेड टू द हाई रेट ऑफ सोडियम रीअब्सॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल। यानी आपको ऑक्सीजन की कमी हुई तो सोडियम के एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट जाके पड़ाएगा, क्या करेगा। तो इसीलिए किसी को फेफड़े की बीमारी है और तुम देखो सांस का बहुत तकलीफ है और हाइपोनेट्रीमिया आ रहा है, रिपोर्ट लगा रहा है सोडियम कम रहा है, सब कुछ ठीक है भाई, बॉडी से डिहाइड्रेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ड्यू टू द लैक ऑफ अनीमिया किसी को होगा, उसमें भी सोडियम डिस्टर्बेंस में ले सकता है। ये ऑक्सीजन कम, अगर बहुत सीवियर एनीमिया आ गया तो कहीं ना कहीं यहाँ देखिए ग्राफ है कि O2 कंज्यूम पर ml, देखो 100 ग्राम ऑफ, ये लिखा है वेट दिया, जैसे 150 ग्राम हम लिखते हैं ना किडनी का वेट है, तो मान लो 100 ग्राम ऑफ किडनी का टिश्यू जो है वो कह रहा है यहाँ पर लिखा हुआ जैसे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 ml पर मिनट कितने अमाउंट को, 100 ग्राम किडनी, मान लो 100 ग्राम किडनी का टिश्यू है, यदि कह रहा है कि ये तो बेस लाइन है, यदि कह रहे बेस ऑफ द ओटी ये कि अगर 0.5 ml पर मिनट पर 100 ग्राम ऑफ किडनी को जाता है तो जो सोडियम का रिअब्जॉर्प्शन होगा वो 5 मिली इक्विवेलेंट पर मिनट 100 ग्राम में होगा। यदि तुम ऑक्सीजन को बढ़ाते हो तो यहाँ भी क्या होगा, रिअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, बढ़ाते जाओ बढ़ता है, ग्राफ कहाँ जा रहा है, टॉप पे जा रहा है। तो सोडियम एक बहुत बड़ा मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है, मतलब कि है तो सबका अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसका रिलेशन ऑक्सीजन के साथ बहुत कंपाइल कर रहा है कि यदि किसी को ऑक्सीजनल डिफिशियंसी आ रही है तो सोडियम डिसबैलेंस मिल रहा है, और तुमको रेस्पिरेटरी के इशू डिसऑर्डर्स है, किडनी में भी तो आएगा ही नो डाउट, बट हम इससे ऑक्सीजन से रिलेट करना चाह रहे हैं, और अनीमिया है, सीवियर एनीमिया, तो वहाँ पे भी इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिस्टर्ब मिलेगा, तो वो रिअब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, किडनी से लॉस। तो सोडियम का बहुत बड़ा रोल है, ये मैं एक्चुअली कहना चाह रहा था, ठीक है, कराते हम लोग। हाँ, तो अब बात ये आती है जब सोडियम यहाँ से आता है तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये चीज ध्यान से देखो, ये जो ट्यूब्स है ना, हाँ एक मिनट, ये क्या है, ये ट्यूब्स है और इसके पास में लगे होते हैं इस पे
मेम्ब्रेन, मैं छोटा सा किधर बनाता हूँ ताकि समझना ज़्यादा आसान रहेगा। इसके ऊपर क्या होता है, अलग से मेम्ब्रेन घुमा हुआ, उसके ऊपर भी क्या है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन रहता है। अब इसके ऊपर भी क्या है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन से, ये क्या, ये देखिएगा नहीं, ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन से एक सेल है, बड़ा सा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो सेल है उसके अलावा, अगर नहीं थोड़ा छोटा करना जरूरी, एक कॉन्सेप्ट बता रहा था इन लोग को हमको, एक चलो यहाँ कर दो और एक को मान लो दूसरा सेल ये है, ये दूसरा सेल है, चलो ऊपर नीचे। अब समझने की बात यहाँ पर ये है, चलो हाँ, तुम्हें समझना है कि एक सेल है, दो सेल, ये जो सेल का जो मेम्ब्रेन है, अगर एक सेल को मैं आगे यहाँ से लगाऊं तो तुम्हें अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो ये जो सेल होता है ऐसे होता है और ऐसे होता है, और ये जो मेम्ब्रेन होता है ना, जो ल्यूमेन की तरफ है ना, वो ऐसे स्ट्रेट नहीं होता, वो ऐसे जिगजैग समझ लो एक तरह का प्रोजेक्टेड होता है। क्यों से, इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ता है। क्या होता है, इससे इसका सरफेस एरिया होता है। और जब तुम सेल चैप्टर पढ़े हो तो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में क्या होता है, टाइट जंक्शन होता है। एक सेल दूसरे सेल के बीच में टाइट जंक्शन लगे होते हैं। यहाँ पे भी ऊपर पे टाइट जंक्शन पड़े होगे ना, एक सेल दूसरे से साथ चढ़ते तो वो दूसरे से क्या होता है, टाइट जंक्शन होता है। किस लिए टाइट जंक्शन होता है, अभी हम लोग देखेंगे। जो एब्जॉर्प्शन होगा, रीएब्जॉर्प्शन जिसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर, तो रीएब्जॉर्प्शन एक तो होगा ट्रांससेलुलर, यानी कि ल्यूमेन से कहाँ आएगा, सेल में आएगा, और सेल से कहाँ जाएगा, एंटर, इसको बोलते हैं ट्रांससेलुलर रीएब्जॉर्प्शन। और एक क्या होगा, इस दोनों सेल के गैप से, मतलब ये टाइट है बट इतना टाइट नहीं कि वाटर को आने नहीं देगा, वाटर आ जाएगा, तो यहां से वाटर वगैरह कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी आता है, बताऊंगा। तो इसको बोलते हैं बेसिकली पारासेलुलर रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, पारासेलुलर रीएब्जॉर्प्शन, है ना। यहां से भी कुछ H2 एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स आता है। तो एक चीज समझ में आ गया अभी कि जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो कैसे होगा, या तो ट्रांससेलुलर होगा, सेल में आएगा फिर यहां आएगा, या तो क्या होगा, पारासेलुलर होगा। अब सवाल यह एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे टाइट जंक्शन का क्या एडवांटेज होगा। ये जो टाइट जंक्शन लगा हुआ 1 2, इससे क्या एडवांटेज है, इससे एडवांटेज ये है कि जब हम लोग अभी बात करेंगे कि इसके मेम्ब्रेन्स पे ये जो साइड्स है, हाँ ये जो साइड्स है, यहाँ पे कुछ चैनल्स लगे होंगे, सोडियम को, ग्लूकोज को, है ना, अलग अलग, है ना, उसको अंदर लाने के लिए। और उसके अलावा हम अभी बात करेंगे कि यहाँ पे भी कुछ चैनल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ चैनल्स लगे हुए हैं। किस पे, तो एक्चुअली पहले तो ये हम डिवाइड करते हैं मेम्ब्रेन के दो पार्ट को। दो पार्ट कहने का मतलब, जो ल्यूमिनल साइड से है तो इसको बोलते हैं ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, और जो बाहर बाहर है इसको बोलते हैं बेसोलैटरल। बेस और साइड को बोलते हैं लैटरल, एनाटॉमी पढ़े, साइड को क्या बोलते हैं। तो ये पूरा जो उजला उजला दिख रहा है ये बेसोलैटरल मेम्ब्रेन है, और इसके पॉइंट पे दोनों तरफ से क्या टाइट जंक्शन लगा हुआ है। अब हमने तुम्हें पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो उसके अंदर एक फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी कहने का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन अगर हम लोग पढ़े तो याद होगा, ऐसे हेड याद है, हेड, और इधर से फिर फॉस्फोलिपिड, इस तरह से इसके अंदर में फ्लूइडिटी था। कोई चीज यहाँ से चल करके एक में, और सेल के मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ है तो अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ जा सकता है। यहाँ पर क्या, जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में उसके तरफ जो चैनल्स होगा वो अलग क्वालिटी का है, और इसके अंदर जो इधर होगा वो अलग क्वालिटी। ये दोनों मिक्स नहीं हो, इसके लिए यहाँ पे टाइट जंक्शन हेल्प करता है। यानी टाइट जंक्शन एक तरह का यहाँ पे एक समझ लो सिक्योरिटी गार्ड होता है सेल मेम्ब्रेन के बीच में। मेम्ब्रेन कंटिन्यू कर रहा है, इस बीच में ऐसे खड़ा है, एक तो टाइट सेल को कर ही रहा होता है, दूसरा इस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को, ये मेम्ब्रेन के जो चैनल्स है वो सब, क्यों कि अगर इसका इधर आ जाएगा तो पूरा रिएब्जॉर्प्शन कहानी खत्म हो जाएगा, रिएब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म होगा ही नहीं, और इधर का इधर चले जाएगा तो रिएब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होगा ही नहीं। अब क्या है कि भाई ये जो होता है ये होता है सोडियम पोटाशियम एटीपेज। क्या होता है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज, है ना।